Good morning, my dear student. Today our topic is European Union. So let's start. The term is European Union. The first term is European. What is that? It's a continent. As we know, there are seven continents in the world. So Europe is a continent, and the word is European. Main word is Europe. Europe. According to Latin word, it's a Europa. Latin word Europa. 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 What is that mean? That means wide, either face. What is the exact mean of Europe? लंबा चौड़ा या चेहरा यानी मुख्य चीज. That is means European Union. Union means what is that? What do you understood about the union? It's a council or it's a organization where few members are adjoining with willingly for completing their objectives. That is union. The whole word is European Union. The background of this topic, in after Second World War, West Europe countries were suffering very crucial conditions because they have been bothered, they have been distracted many their natural resources. They have lack of their survive. They have no more resources that they can completing their objectives and fulfilling their inhabitant, their citizens' goal. So in 1951, European coal and steel कम्युनिटी 1951. इन लोगों ने क्या किया? 1951 में जो कोल स्टील वहां के जो इंडस्ट्री थी, उन लोगों ने एक होकर के 1951 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया. आफ्टर दैट EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, एंड EAEC, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी. इन 1957 रोम ट्रेटी, रोम में एक ट्रेटी हुआ जहां EAEC एंड EEC दोनों ने मिल करके एक ट्रेटी साइन किया जो 1958 में इफेक्ट में आया. केम इनटू इफेक्ट ऑन 1958. After that, in 1967, in 1st July 1967, there are all three community: ECSC, ECSC, EEC, and EAC. This is a European community. 1st July 1967. First is ECSC 1951,
Second one, EEC and EAC 1958 came into effect in 1958, and after that ECSC, EEC, EAEC and EC क्या हो गए, यूरोपियन कम्युनिटी हो गए 1 जुलाई 1967 में। अब जो यूरोपीय यूनियन है यह लार्ज एरिया में हो गया और इसमें कई कम्युनिटी हो गई, यानी जो कोल स्टील की कंपनियां थी वो भी आ गई, जो एटॉमिक एनर्जी का जो कंपनी थी वो भी आ गई, और उसके बाद जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था वो भी आ गया। तीनों मिलकर के क्या बन गए, यूरोपियन कम्युनिटी बन गई। कब, 1 जुलाई 1967 में। उसके बाद या जो अब देखिए जो यूरोपीय यूनियन है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है यूरोपीय यूनियन का, अब अभी यहाँ पर क्या है, यूरोपियन कम्युनिटी है। नाउ दिस इज यूरोपियन कम्युनिटी and when unification of Germany in 1990 have been done, then in 1992 a treaty has been signed whose name is Maastricht Treaty, which came in effect in 1st November 1993. After that, European Union is exist. 1st November 1993. There are 3 parts of European Union. इससे कितने पार्ट है, 3। फर्स्ट, यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट यू कैन से दिस इज ए लेजिस्लेचर। दिस इज ए लेजिस्लेचर। सेकेंड वन इज यूरोपियन कमीशन, दिस इज ए एग्जीक्यूटिव। And third one is European Council. You can say this is a superintending agency. This is a superintending agency. This is a superintending agency. Now here European Parliament. There are 2 parts of European Parliament. Lower House and 785 members. Lower House 785 members है। इसका चुनाव जो इसके मेंबर हैं यू के कितने मेंबर हैं, 27। जब इस्टेब्लिश हुआ तो उस समय केवल जब ECSC थी तो 6 मेंबर केवल आए इसमें, उसमें केवल 6 मेंबर आए, जिसमें लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, रोम, इटली, ये सब राज्य थे, स्टेट थे उसमें। लेकिन अब 27 कंट्रीज इसमें हैं। तो जो पार्लियामेंट है, यूरोपियन पार्लियामेंट, ये फर्स्ट पार्ट है यूरोपियन का। उसमें लोअर हाउस है जिसमें 785 लोग होते हैं, और जितनी वहाँ की कंट्रीज हैं जो 27 मेंबर्स हैं, वहां से ये लोग डायरेक्ट चुन के आते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में। ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है, बजट पास करना, और क्या कार्य होता है, लेजिस्लेशन में जो लेजिस्लेशन बनाना, किसके लिए, यूरोपीय यूनियन के लिए। और उसका जो सेकेंड पार्ट है बी, वो है अपर हाउस। अपर हाउस, ये अपर हाउस क्या है, अपर हाउस में क्या है, ये जो अपर हाउस है इसमें कौन लोग मेंबर होते हैं,
जितने स्टेट्स हैं, जितने स्टेट्स हैं उस स्टेट्स के एक एक लोग इसमें जाते हैं अपर हाउस में। जितने मेंबर हैं इसमें 27 मेंबर हैं, 27 मेंबर के सारे एक एक लोग भेजते हैं, यानी कितना हो गया 27 अपर हाउस में। इनका क्या कार्य होता है, ये दोनों मिल करके कानून बनाते हैं, यानी क्या बनाते हैं, लॉ मेकिंग एजेंसी। बोथ आर रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग लॉ। उसके बाद यूरोपियन कमीशन, ठीक है, यूरोपियन कमीशन, इसमें कौन होता है, यूरोपियन कमीशन क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अब इस एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो है मेंबर कौन होता है, जो गवर्नमेंट में मिनिस्टर होते हैं वो इसके पार्ट होते हैं, और वो एग्जीक्यूशन का कार्य देखते हैं यूरोपीय यूनियन के। आफ्टर दैट यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन काउंसिल में कौन, जितने लोग, जो 27 मेंबर हैं, वो 27 मेंबर की जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो इसके मेंबर होते हैं, और वो सुपरिंटेंडेंट करते हैं ट्रीटीज को कैसे एग्जीक्यूट करना है और क्या उसके डेवलपमेंट के लिए और नए कार्य क्या करने हैं। तो ये यूरोपियन यूनियन इस तरह से फंक्शन करती है, किसके माध्यम से, 3, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कमीशन एंड यूरोपियन काउंसिल। अब इसमें क्या है, जो इसमें इसके 21 स्टेट ऐसे हैं, 21 स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री से है, तो जो 21 स्टेट इसमें हैं वो सब नाटो के भी मेंबर भी हैं, यानी वो नाटो के भी मेंबर हैं। जैसा कि हम लोग नाटो में पढ़े हैं कि एक समझौता हुआ था नाटो और यू के बीच में कि जब कभी जरूरत होगी ईयू को, तो नाटो के जो रिसोर्सेज है उसका उपयोग कर सकता है, लेकिन अगर नाटो उसमें इंटरेस्टेड है तब यूरोपीय यूनियन ऐसा नहीं कर सकता। अब इसकी स्थिति क्या है, क्या पोजीशन है इस समय, देखिए जब नाटो जब स्थापित हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ, तो उसमें कुल कितने कंट्री थे, जो यूरोपियन यूनियन जब स्टार्टिंग में था, यानी जब 1993 में आया तो उस समय केवल 12 कंट्री ही थे, और नाउ 27 कंट्रीज आर देयर। इसकी जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, ब्रुसेल्स में है, जो बेल्जियम की कैपिटल भी है, और 27 कंट्रीज हैं इस समय, और यह कहाँ पे है, यूरोप कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। इसके जो मानने वाले जो रिलीजन, जो फॉलोअर हैं, जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो 71% लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी, दे आर एग्जीक्यूटिंग क्रिश्चियनिटी, एंड एरिया 42 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, किसका, यूरोपियन यूनियन का। पॉपुलेशन कितना है, 447 मिलियन पॉपुलेशन, एंटायर यूरोपियन यूनियन पॉपुलेशन, एंड जीडीपी 17.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर, और ऑब्जेक्टिव इंटरनल सिंगल मार्केट इन यूरोप, पूरे यूरोप में एक इंटरनल सिंगल मार्केट के लिए इसकी स्थापना हुई। एंड 1979 फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ पार्लियामेंट के लिए 1979 में हुआ, ये जो 785 मेंबर थे, पहला इनका इलेक्शन हुआ था। और जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ 1990 में, तो इसमें जर्मनी भी शामिल हुआ। पहले इन दोनों में विवाद था जो पहले चल रहा था, क्योंकि जब यूएसएसआर ने जो है जर्मनी में अपनी सारी जो उसका जो कम्युनिस्टिक पैटर्न जो था एडमिनिस्ट्रेशन का, वह उस पर लागू करना चाहता था, क्योंकि अब जब 1990 में
यूनिफिकेशन हो गई, एकीकरण हो गया जर्मनी का, तो फिर बाद में इसमें जर्मनी भी शामिल हो गया। अब इसमें क्या होता है, यह जो है एक सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व करेंसी, जैसे इस समय हार्ड मनी और सॉफ्ट मनी, मतलब जिसके मनी की वैल्यू ज़्यादा होती है उसको हार्ड मनी बोलते हैं, और जिसके मनी की वैल्यू कम होती है इंटरनेशनल मार्केट में उसको सॉफ्ट मनी बोलते हैं। तो हार्ड मनी सबसे इस समय ज़्यादा कौन है, डॉलर है। अब ये जो है सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व करेंसी है, कौन, यूरो। यूरो जो है सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व करेंसी है वर्ल्ड में। अब 2016 में क्या होता है कि यूके में रेफरेंडम होता है, यानी वहाँ के जो पीपल हैं, नागरिक हैं, वे जनमत करते हैं और 51.9% पीपल्स आर एग्री, देन नाउ वी शुड लीव दैट। तो बोलते हैं कि हमको छोड़ देना चाहिए। तो यूके ने क्या किया, 31 जनवरी 2020 को लेफ्ट कर दिया, किसको, यूरोपीय यूनियन को। और जैसा कि अभी मैंने हम लोग बताया कि मास्ट्रिक्ट जो ट्रीटी हुआ था वो 1992 में हुआ, लेकिन यह केम इनटू इफेक्ट नवंबर 1 1993 में आया, और उसके बाद से ही यूरोपीय यूनियन एग्जिस्टेंस में है। अब यूरोपीय यूनियन का ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि हमको सिंगल कॉमन मार्केट मिलना चाहिए। क्या, सिंगल कॉमन मार्केट मिलना चाहिए, कहाँ, पूरे यूरोप में सिंगल कॉमन मार्केट मिलना चाहिए पूरे यूरोप में, और जहां पर हम सारे तरह का बिजनेस कर सकें। और क्या था इनका, जो पासपोर्ट था, यानी पासपोर्ट की व्यवस्था थी आने जाने की, वो खत्म हो जाए। इस कंट्रोल जो कोई भी कंट्री जो यूरोपीय यूनियन में है वो बिना पासपोर्ट के कहीं भी आ जा सकती है। और जो पॉलिसीज थी जो नीतियां थी किसके, एग्रीकल्चर के लिए, फिशरीज, एग्रीकल्चर के लिए, फिशरीज के लिए, ट्रेड के लिए, एग्रीकल्चर, फिशरीज, ट्रेड, ये सब जो नीतियां बने उस पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप के जो यूरोपीय यूनियन के जो मेंबर सबके विकास के लिए बने। और जो हमारा जो डिफेंस है, जो मिलिट्री है, उसमें भी, यानी जो हमारा डिफेंस के लिए भी ये बनाया जाए। यानी इनका जो ऑब्जेक्टिव था, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे हम राष्ट्र के लिए कोई एक राष्ट्र के लिए करता है, उस तरीके से इनका था कि पूरी यूरोपीय यूनियन एज ए राष्ट्र की तरह हम लोग डील करें, केवल जो सॉवरेनिटी थी बिना प्रभावित किए, जो संप्रभुता थी उस प्रभावित ना हो, यही इनका गोल था। तो जो यूरोपीय यूनियन आज, जैसे अभी आपने देखा होगा जो रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है, तो इसमें मूल व्हाट इज द बेसिक थिंग, द बेसिक थिंग इज रसिया वांट्स टू स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड of communist pattern of the ideology. अब और and hegemony, how they can develop their hegemony. But now European Union and NATO both are revealing their status in neutral. Why they are revealing neutrality? बिकॉज उनका ये कहना है कि अगर हम इसमें आएंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी मिल रहा है, जैसे गैस की सप्लाई है, ऑयल है, ये सारी चीजें जो, चूंकि राइट नाउ वी आर ए ग्लोबल विलेज,
तो प्रभावित होगा एक दूसरे से, इसी कारण वो लोग क्या है, न्यूट्रल है, यानी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो इस ये वर्ल्ड लेवल पे ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कोई इस समय दरकिनार नहीं कर सकता। और यूरोपीय यूनियन और नाटो, ये दोनों 21 ऐसे स्टेट्स हैं यूरोपीय यूनियन के जो नाटो के भी मेंबर हैं, यानी दोनों मिले हुए हैं और दोनों मिल करके अपने विकास का कार्य कर रहे हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड लेट्स कंक्लूड, वी विल मीट सून।